आत्मीय भाइयों एवं बहनों, पुस्तक नारी श्रृंगारितक। नारी श्रृंगारिकता नहीं, पवित्रता है। लेखक भगवती देवी शर्मा। आपको पढ़कर सुनाते हैं। नारी के सौंदर्य का सच्चा स्वरूप। साथियों, मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य उसके सुंदर दृष्टिकोण में निहित है। बाहरी आंखें स्थूल दर्शन में सक्षम हैं। जो सौंदर्य का मूल्यांकन बाह्य रूप के आधार पर करती हैं, इसे शाश्वत सौंदर्य नहीं कहा जा सकता। सौंदर्य आत्मा का विषय है। आत्मा की सुषमा अक्षुणता अक्षुण चिर नूतन तथा प्रेम परक होती है। आत्मा की सुषमा अक्षुण चिर नूतन तथा प्रेम परक होती है। प्रेम पारस की प्रतीक है, जो असुंदर को सुंदर और कुरूप को रूपवान बना देता है। नारी के सौंदर्य में विश्व की सुंदरता समाहित है। नारी कोमलता, वात्सल्य, सेवा, सहिष्णुता एवं समर्पण रूपी दिव्य सौंदर्य की प्रतिकृति है। सृजन नारी का दूसरा नाम है। श्रद्धा एवं शील में उसकी अलौकिक सुषमा छिपी होती है। अनंत वत्सला नारी कवींद्र रवींद्र की दृष्टि में सृष्टि की सर्वोत्तम कृति है। सृष्टि में वात्सल्य, स्नेह, ममत्व, प्रेम की अमृत धाराएं नारी के हृदय से निकलकर इस संसार को अमृत दान कर रही हैं। कवि रश्किन नारी के आंतरिक सौष्ठव से परिचित है। वह कहता है, माता का हृदय एक स्नेहपूर्ण निर्झर है, जो सृष्टि के आदि से अनवरत झरता हुआ मानवता का सिंचन कर रहा है। अभागा मनुष्य नारी के अनुदानों को विस्मृत कर उसे कामनी और रमणी के रूप में देखना चाहता है। दया आती है उसकी इस कुरूप और विकृत दृष्टि पर। साथियों, दाम्पत्य जीवन में प्रवेशातुर युवक पीढ़ी अपनी आंखों के भ्रम की शिकार हो गई है। उसने समाज के सामने अपने दोष मुक्त चश्मे से एक विकट संकट उपस्थित कर दिया है। वह है कट की रट। ना समझ यह नहीं जानते कि देह वष्टि और उसका रूप लावण्य स्थायी नहीं। दरअसल वह उसकी असली सुंदरता नहीं है। असली सुंदरता कभी नष्ट नहीं होती, जो इन चर्म चक्षुओं से परिलक्षित नहीं होती। दाम्पत्य जीवन का साफल्य पति पत्नी के इसी आंतरिक सौष्ठव के अंकन पर अवलंबित है। जब नर अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत करता है, तभी उसकी दिव्य दृष्टि का उन्मीलन होता है। फिर उसे नारी में ही नहीं, समस्त संसार में सुंदरता ही सुंदरता दृष्टिगोचर होती है। साथियों, सिनेमा के वातावरण में पली स्नेह तारकाओं के संस्कारों से प्रभावित नई पीढ़ी जब नारी के दैहिक सौंदर्य को ही देखना चाहती है, तो नारी कृत्रिम सौंदर्य प्रसाधनों का सहारा लेने पर विवश हो जाती है। इन मानसिक विकृतियों के परिणाम स्वरूप समाज का नैतिक एवं सांस्कृतिक पतन होने लगता है।
इसके ही दूरगामी परिणाम राष्ट्रीय चरित्र को प्रभावित किए बिना नहीं रहते। ऐसे अवसर पर तथाकथित सौंदर्योपासकों से विलियम कॉलरीन पूछता है, क्या तुम स्त्री की सुंदरता का मूल्यांकन उसके गुलाबी अधर, मृग जैसी आंखें, सेवों की तरह कपोलों को देखकर करते हो, अथवा उसके आंतरिक सौंदर्य से जो देश, जाति, धर्म की मर्यादा की रक्षा हेतु अपने जीवन का उत्सर्ग करने के लिए तत्पर हो? यह प्रश्न ही नहीं, एक सूत्र है, एक मंत्र है आज की इस भौतिकवादी वासना जन्य मन की मलिनता का। दिग्भ्रांत धाराएं उसको अभीष्ट दिशा की ओर मोड़ने का। एक गीत है जिसे समवेत रूप में गाए तो एक ऐसी तन्मयता को पैदा करे जिससे आत्मा में निनादित हो रहे स्वर स्पष्ट सुनाई देने लगे। लोगों, बाहर नहीं अंदर की ओर झांको, जहां सुंदरता तुम्हारी बाट जोह रही है। तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए, काश तुम इस सुषमा को देख सको, काश तुम इस सुषमा को देख सको। इसी आत्म सौंदर्य में परमात्मा और प्रकृति का सौंदर्य विद्यमान है। देखो, तुम्हें सारी वसुधा सुंदर दिखाई पड़ेगी। देखो, तुम्हें प्रत्येक जीवन में परमात्मा के दर्शन होंगे। देखो, तुम्हें नारी मात्र में पवित्रता, अनुपम सौंदर्य और कभी न नष्ट होने वाला रूप दिखाई देगा। मगर झांकना अंदर की ओर ही पड़ेगा। यही वह दर्पण है जिसमें तुम्हारा अपना स्वर गूंजता हुआ सुनाई देगा। तभी देखोगे कि सुंदरता तुम्हारी और तुम सुंदरता के हो गए हो। साथियों, नारी को केवल खेलने रिझाने की सामग्री समझकर पुरुष ने उसे मातृशक्ति जननी के गौरवमय पद से कामनी और रमणी के स्थान पर लापटका। इसे पुरुष बुद्धि का कुचक्र कहें या यह कहें कि लंबे समय से वर्जनाओं और हीनता के संस्कारों में जकड़ी नारी के स्वभाव में ही रिझाने के विषाणु जन्म ले चुके हैं, जिनमें आज के युग की प्रगतिशील कही जाने वाली और पुरुष के कदम से कदम मिलाकर चल सकने के लिए संघर्षरत प्रयत्नशील नारी भी आकर्षक बनने के सुनहरे जाल में उलझ रही है। यदि थोड़े विवेक से सोचा जाए तो यह प्रश्न उठता है कि क्या नारी की यही नियत है? यही नियत है, किंतु उत्तर नकारात्मक ही मिलता है। उत्तर नकारात्मक ही मिलता है। प्रगतिशील आधुनिक चेतना और युवा पुरुष नवचिंतन के प्रतिनिधि होने के दावेदार पत्र पत्रिकाओं में जो महिलाओं के लिए सामग्री प्रस्तुत की जाती है उसमें ले देकर या तो पाक विद्या, गृह सज्जा की बातें होती हैं या फिर सुंदर कैसे बने, आकर्षक कैसे बने, सौंदर्य को कैसे निखारें, सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग कैसे करें, कैसे वस्त्र चुने कि आप आकर्षक दिखें, आदि आदि। यही सब अपनी त्वचा को लुनाई और शरीर के आकर्षण को बढ़ाने वाली बातें रहती हैं। दुखद आश्चर्य तो इस बात पर होता है कि इन स्तंभों में यह सामग्री प्रस्तुत करने वाली भी महिलाएं ही होती हैं। समझ में नहीं आता कि इसे प्रगतिशीलता कहें या अगतिशीलता।
घर की चार दीवारों में रहकर उसकी साज सज्जा करना और सुस्वादु व्यंजन बनाना अब तक महिलाओं का काम रहा ही है। सुंदर आकर्षक सजी संवरी नारी अब तक पुरुष को बांधती मोहती और सुरक्षा पाती रही है, किंतु अब भी वह यही सब करती रहे तो प्रगति फिर किसे कहा जाएगा। कहने का अर्थ यह नहीं कि गृह सज्जा और पाक विज्ञान अनावश्यक है, उनकी भी उपयोगिता है, पर वही तो नारी का क्षेत्र नहीं और ना आकर्षक बनना ही। मित्रों, इसे नारी की कमजोरी कहें या भूल या बेखबरी, किंतु यह सही है कि नारी की सौंदर्य और आकर्षण की ललक को लेकर लोगों ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। कहां से कहां पहुंचा दिया है कि अमेरिका जैसे देश की महिलाओं को आकर्षक बनने की भूल के विरुद्ध जिहाद छेड़ना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा है। जी हाँ, अमेरिका की एक प्रसिद्ध संस्था ने इस सच्चाई को समझा है कि नारी को मात्र आकर्षण की सामग्री बनाकर विज्ञापनों व अश्लील चित्रों के माध्यम से उसके शील, उसकी गरिमा को किस कदर सरेआम बेजार किया जा रहा है। अधिकांश पत्रिकाएं स्त्री के यौन आकर्षण के उभार को दिखाने वाले चित्रों से भरी रहती है। विज्ञापनों में उसी को मोहक नाजी अंदाज में दिखाया जाता है। यह समय नारी समाज का शोषण, असत्य प्रस्तुतिकरण नहीं तो और क्या है। किंतु लगता है अधिकांश नारियां इसके विरुद्ध आवाज बुलंद करने का साहस नहीं करना चाहती। क्या रूप के अतिरिक्त नारी के पास और कोई विभूति नहीं? जरा मरण के अदृश्य धागों से बधी यह अस्थायी मृग मारीचिका ही नारी की विभूत नहीं हो सकती? बिना शील के रूप दो कौड़ी का भी नहीं रहता। शील के अभाव में कुलवधु नगर वधु बन जाती है और गृहिणी वीरांगना बन जाती है, क्योंकि उसका रूप शील च्युत हो चुका है। वह किसी एक व्यक्ति के साथ आत्मिक और सहधर्म संबंध स्थापित करने की अपेक्षा सभी के सामने अपने रूप की हाट लगाती है, बाजार लगाती है। उसे वैश्या कहा जाता है, क्योंकि वह अपना शील त्याग कर प्रदर्शन की सामग्री बन जाती है। साथियों, आज आकर्षक दिखने के फेर में शरीर के उभारों को जो नारी की शील संपदा है, तंगतर वस्त्रों से बांधकर प्रदर्शित करने का जो फैशन चल पड़ा है, अधिकाधिक अंगों को खुले रखने का जो फैशन चल रहा है, क्या वह शील च्युत होना नहीं है? समझ में नहीं आता कि इस शील च्युत आंगिक प्रदर्शन को क्या कहा जाए। समझ नहीं आता। स्वच्छता और सुरुचि संपन्नता की बात तो समझ में आती है। शरीर को स्वच्छ रखने, त्वचा और शरीर के सभी अंगों को नियमित स्नान, व्यायाम, स्वच्छ, स्वास्थ्य, सबल, सतेज रखना तो आवश्यक है, किंतु उस पर सौंदर्य प्रसाधनों का लेप कर रोम छिद्रों को बंद करना अवैज्ञानिक और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही है। नहाया इसलिए जाता है कि रोमकूप खुल जाए, पसीना आसानी से बाहर निकले, स्वच्छ हवा से शरीर का संपर्क रहे, फिर उस पर कोई लेप या चूर्ण लेपना स्नान को व्यर्थ करना है। लोग फूहड़ न कहें, स्वयं को भी अपने वेश विन्यास से मानसिक व बौद्धिक परिपक्वता हीनता का बोध न हो,
इसके लिए ढंग की जलवायु और स्वास्थ्य के अनुसार साफ कपड़े पहनना तो ठीक है, किंतु शरीर को सजाने और आकर्षक बनाने के लिए ऐसे वस्त्र पहनना जिससे कि लोगों का ध्यान आकर्षित हो, यह कहाँ की समझदारी है। कुछ लोग कह सकते हैं कि इससे व्यक्तित्व निखरता है। व्यक्तित्व का अर्थ है जो कुछ आप हैं उसकी झलक आपके संपर्क में आने वालों को मिल जाए। उसका शरीर प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं है। जो कुछ हमारे भीतर है उसका आभास संपर्क में आने वाले को होना चाहिए। इसके लिए उस आपका व्यवहार, बोलचाल, भाषा, नम्रता, शिष्टाचार, शालीनता, सौम्यता आदि पर्याप्त हैं। कोई व्यक्ति अशिक्षित है तो वह कैसे ही अच्छे वस्त्र पहने क्यों ना हो, उसके सामने जब कुछ पढ़ने का अवसर आएगा उसकी कलई खुल जाएगी। उसके वस्त्र उसकी कमियों को ढक नहीं पाएंगे। साथियों, इसी क्रम में आपको पृष्ठ 8 से पढ़कर सुनाएंगे। नारी श्रृंगारता श्रृंगारिकता नहीं पवित्रता है। लेखक माता भगवती देवी शर्मा। ओम शांति।